हेलो दोस्तों, वेलकम इन डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहाँ पे मैं सुमन तिवारी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज यूपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो कि केमिस्ट्री से लिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, हाँ, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब दो, ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एक या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मिलकर यानी क्या, क्रिया करते हैं। जब दो चीजें मिला देंगे, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हम ऑक्सीजन O2 रखेंगे। अब हमारे पास क्या बन गया, CO2। तो ये क्या मिलकर कुछ नया बनाया है ना, Na प्लस Cl इक्वल टू NaCl। तो ये क्या हो गया, कुछ नया बनाया है। तो इसी को हम बोल देते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको देख लेते हैं। एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में लिखना, संकेतों व चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित या निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। अब देखिए वो क्या हो सकता है, जैसे कि हम बोले कि सोडियम क्लोराइड, मतलब मैंने बोला सोडियम तो क्या लिखा, मैंने Na लिखा। फिर बोला क्लोराइड होना चाहिए, तो क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो Cl लिख दिया। अब इक्वल टू लिख दिया सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या हो गया, NaCl। तो मैंने क्या किया, ये संकेतों के रूप में लिखा है, मतलब आपको अल्फाबेटिकल दिख रहा है। तो ये जब मैं संकेतों के रूप में लिख रही हूँ, इसी को बोल देंगे रासायनिक समीकरण। क्या बोल देंगे, रासायनिक समीकरण। अब देखिए, कुछ जो है परिवर्तन होते हैं, कुछ होते हैं भौतिक परिवर्तन और कुछ होते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो वो क्या होते हैं उसको भी जान लेते हैं हम लोग। परिवर्तन में क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएंगे भौतिक परिवर्तन और कुछ हो जाएंगे रासायनिक
परिवर्तन। अब देखिए क्या अंतर होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में। तो भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो अपनी अवस्था को एक बार, मतलब जैसे कि कोई भौतिक परिवर्तन क्या है कि A प्लस बी इक्वल टू ए बी हो गया, तो वापस अगर हम इसको तोड़ें तो हमारे पास बन जाए A प्लस बी, मतलब पुनः अपनी पहली वाली अवस्था। ऐसे बोल सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें उत्पाद से पुनः अभिकर्मक प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या है कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो परिवर्तन के पश्चात उत्पाद से पुनः अभिकर्मक आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो उसको रासायनिक अभिकर्मक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, उदाहरण में अब क्या क्या लिख सकते हैं, अंगूर का किण्वन, ठीक है, भोजन का पकना, और लोहे में जंग लगना इत्यादि। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या हो सकते हैं, जैसे गुब्बारे का फूलना व पिचकना, ठीक, मोमबत्ती का पिघलना, ये भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, भौतिक परिवर्तन में आ जाएंगे। मोमबत्ती का पिघलना, ये सब क्या है, हो जाएंगे आपके भौतिक परिवर्तन में आ जाएंगे। तो इस तरह हम परिवर्तन को देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हो गई किसकी, अवस्था की बात हो गई। अब अगर हम बात देखें, देखिए ये चैप्टर जो है वो आपके दो भाग में बटेंगे। ये दो भाग में अभी यूपी बोर्ड का अलग और सीबीएसई का अलग बन रहा है, तो आप लोग ये यूपी बोर्ड के लिए बन रहा है। तो देख लेते हैं सबसे पहले। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या है, रासायनिक अभिक्रिया प्रकार। तो इसमें पहला जो प्रकार है उसको हम लोग बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। अब देखिए योगात्मक अभिक्रिया का क्या मतलब है। योगात्मक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कि दो या दो से ज्यादा अभिकर्मक मिलकर एक जो है बड़ा उत्पाद बनाते हैं। योगात्मक अभिक्रिया के पहले भी एक चीज हम समझ जाते हैं, समीकरण को संतुलित करना। क्या समझ जाते हैं, समीकरण को संतुलित करना। तो समीकरण को संतुलित करने में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसे हो सकता है कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट, ठीक है। यही हो सकता है कैसे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम Mg, ठीक है, Mg प्लस Cl2, क्योंकि Mg के ऊपर क्या है, Mg का होता है, Mg का 12 होता है, यानी कि 2, 8 और 2। तो पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए। और क्लोरीन का कितना होता है, Cl इक्वल टू 17 होता है, तो 2, 8 और 7, यानी 1 माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे 2 लगा दिए तो 2 हो गया। अब इक्वल टू में करेंगे तो हम इसको ऐसा लिखेंगे कि ये दोनों बराबर हो। अगर हम MgCl लिख लेते हैं तो क्या ये बराबर है, तो आप देखेंगे Mg बराबर 1, Cl बराबर 2, यहाँ 2 Cl है, लेकिन यहाँ पे क्या है, Mg बराबर 1 और Cl बराबर 1, तो इसको भी क्या करेंगे, हम 2 करेंगे। तो ये अब हो गया आपका कंप्लीट। इसी को कहते हैं समीकरण को संतुलित करना। और भी डिटेल में बताएंगे जब समीकरण का एक हम अलग से रखेंगे, समीकरण को अलग से संतुलित करने का क्लास रखेंगे, जिसमें आप लोग सब लोग ज्वाइन करिएगा क्लास को, ताकि अच्छे से समझ में आए। देख लेते हैं योगात्मक अभिक्रिया क्या है। तो योगात्मक अभिक्रिया में देख लेते हैं, देखिए योगात्मक अभिक्रिया को एक और अभिक्रिया कहते हैं संयोजन। क्या कहते हैं, संयोजन। योगात्मक भी बोल सकते हैं, संयोजन भी बोल सकते हैं। तो परीक्षा में अगर पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। दो छोटे छोटे अभिकर्मकों के जुड़ने से एक बड़ा उत्पाद बनता है। ऐसे अभिक्रिया
क्रिया को क्या कहेंगे? योगात्मक या संयोजन, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है? दो छोटे छोटे अभिकर्मकों के जुड़ने से एक बड़ा उत्पाद बनता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं? योगात्मक। योगात्मक का मतलब यही तो होता है, जुड़ना, और संयोजन का मतलब भी क्या होता है? जुड़ना। तो अगर हमको इसका एग्जाम्पल देना हो तो क्या दे सकते हैं? इसका एग्जाम्पल देना हो तो क्या कहेंगे? CaO प्लस H2O। अगर हम बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो एग्जाम्पल आप देते रहिए। तो ये हो गया आपका योगात्मक अभिक्रिया। अब देख लेते हैं जरा संयोजन अभिक्रिया तो हो गया, अब वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो देख लेते हैं हम लोग। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, या इसको एक और चीज बोल सकते हैं हम लोग, एक तो वियोजन बोल सकते हैं या अपघटन भी बोल सकते हैं। अपघटन अभिक्रिया, क्रिया भी बोल सकते हैं। ये कितने टाइप से हो सकता है? एक हो सकता है जलीय, जलीय वियोजन या जलीय अपघटन। दूसरा हो सकता है विद्युतीय, विद्युत के प्रेजेंस में, उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में। और तीसरा हो सकता है आपका, एक हो गया जलीय, विद्युतीय, उष्मीय। ठीक है, जिसको कि आप देख सकते हैं उष्मा के जरिए, विद्युत के जरिए। और इसके अलावा एक हो सकता है आपका प्रकाशीय। ठीक है, ये आपके अपघटन के प्रकार हैं, चारों प्रकार आप देख सकते हैं। तो इसमें आप कैसे परिभाषा लिखेंगे? जब एक बड़ा अभिकर्मक दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादकों में टूटता है तो ऐसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया आपका किसका? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा। जब एक बड़ा अभिकर्मक दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादकों में टूटता है तो ऐसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखिए 2Fe2FeSO4 सॉलिड ले लेते हैं और किसकी उपस्थिति में? उष्मा की उपस्थिति में। उष्मा क्या? मैंने बोला ना, उष्मीय हो सकता है, विद्युतीय हो सकता है, जलीय हो सकता है, प्रकाशीय हो सकता है, किसी की उपस्थिति में करते हैं। तो जब इसकी उपस्थिति में करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैस में बचते हैं। ठीक है, गैस G4 गैस, S4 सॉलिड। तो देखा आपने, एक बड़ा जो है कि एक बड़ा अभिकर्मक लिया 2FeSO4 सॉलिड फॉर्म में, यानी कि हम लोग लिए क्या? ठोसीय अवस्था में। उसका उष्मीय वियोजन या अपघटन कराया तो Fe2O3 बना, फिर उसके बाद आपके पास SO2 और SO3 गैस के रूप में निकला। तो ये हो गया विद्युतीय अपघटन का एक एग्जाम्पल। एक दो और एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो देख लेते हैं हम लोग एक दो एग्जाम्पल और। CaCO3 जो मैंने योगात्मक में बताया था उसी को वापस आप तोड़ दीजिए। इसका मतलब होता है उष्मा, ये ट्राइंगल का मतलब होता है उष्मा। तो उष्मा की उपस्थिति में क्या बन जाएगा? CaO प्लस CO2। CO2 तो गैस के फॉर्म में है, ये सॉलिड के फॉर्म में है। तो ये भी आपका किसका हो गया? एक वियोजन अभिक्रिया हो गया, या इसको बोल सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। और भी बहुत सारे हैं, आप चाहें तो बहुत सारे आप करके देख सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे। 2PbNO3 का होल ट्वाइस इस सॉलिड फॉर्म में है। तो अगर इसको आप उष्मा देते हैं तो क्या बनता है आपके पास? 2PbO सॉलिड प्लस बचा 4
NO2 प्लस O2, ये क्या है, गैस में है, ये भी गैस में है, ठीक है। तो ये आपका किसका है, वियोजन अभिक्रिया है। ये भी बहुत सारे आपके जो है कि कुछ इसमें आपको प्रैक्टिकल करने को दिया है, कुछ जो है क्रियाकलाप दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ लेंगे एनसीईआरटी से। जैसे कि इसका स्पेशल क्लास लूंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ जितने भी आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड यानी कि सेकंड पार्ट जब बनाएंगे तो लास्ट में मैं सारे क्रियाकलाप को बताऊंगी कि क्रियाकलाप 1.7 में क्या है। ये पूरा एनसीईआरटी खत्म किया जाएगा, क्योंकि जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है। तो आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ा जाएगा, लेकिन आराम से धीरे धीरे पढ़ा जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है ये आपको भी नहीं पता। तो सब कुछ तैयार करके रखिए ताकि अगर पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकें। और पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए ताकि आप नोट्स बना पाए। एक हम लोग और देख लेते हैं, सूर्य के प्रकाश में भी देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो 2AgCl क्लोराइड भी बोलेंगे सॉलिड फॉर्म में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। तो बन जाएगा हमारे पास 2Ag सॉलिड फॉर्म में और प्लस Cl, ठीक है। तो Cl2 बन जाएगा, गैस बन जाएगा। ये क्या है, ये भी वियोजन अभिक्रिया का ही एक पार्ट है जिसको मैंने बताया है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। क्या देख लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया में भी दो होते हैं, एक होता है एकल विस्थापन और दूसरा जो होता है वो आपका हो जाता है द्विविस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि Fe प्लस अगर हम लेते हैं तो CuSO4, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये आपका एक्वस रीजन है, ठीक है। एरो हमारे पास क्या बन गया, FeSO4 प्लस Cu सॉलिड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बताना चाहती हूँ कि एकल अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया में एक लिख सकते हैं हम ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। ये मैंने लिखा कि ज्यादा क्रियाशील तत्व जो होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। तो Fe क्या है, Cu से ज्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या कर देता है, इसको हटा के इसकी जगह खुद आ जाता है। अब देखिए FeSO4 लिखा है मैंने, पहले क्या था, CuSO4 था, लेकिन बाद में क्या हो गया कि FeSO4 हो गया। तो ये ज्यादा क्रियाशील वाला जो है वो क्या कर रहा है, कम क्रियाशील को हटा दे रहा है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही तत्व आपको दिख रहा है ना, तो इस वजह से इसको हम लोग बोल देंगे एकल विस्थापन। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, Zn प्लस, देखिए Zn प्लस CuSO4। अब देखिए ये भी एक्वस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है, तो Zn जो है वो Cu से ज्यादा है, तो आप एरो करिए, लिखेंगे क्या कि ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड फॉर्म। ये आपका एक और एग्जांपल हो गया। और भी लिख सकते हैं, Pb का ले लीजिए, Pb का एग्जांपल फॉर्म में है, और प्लस CuCl2। अब Cu क्या है, Pb ज्यादा है Cu से, तो क्या हो जाएगा PbCl2 प्लस Cus, ठीक है, सॉलिड फॉर्म। तो ये हो गया आपका एकल विस्थापन। अब अगर हम बात करते हैं द्विविस्थापन की, तो उसको देख लेते हैं। सब कुछ नोट करते जाइएगा कॉपी में ताकि आपको इजी रहे। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। तो ऐसी अभिक्रिया को
तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता हो, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल क्या हो जाएगा? Na2SO4 प्लस BaCl2। तो अब देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा एक दूसरे को विस्थापित करेंगे, यानी हो जाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, ये हो जाएगा BaSO4 प्लस BaSO4 प्लस 2NaCl, ये हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा, देखिए पहले क्या था? सोडियम सल्फेट था, बाद में सोडियम सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड से जब क्रिया किया तो क्या बना लिया? बेरियम सल्फेट बना लिया और उसके बाद सोडियम क्लोराइड बना लिया। तो ये पूरा क्या कर रहा है? ये पूरा का पूरा जो है कि अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। किसमें? अभिक्रिया में। दोनों के दोनों अभिकर्मक है ना, ये दोनों अभिकर्मक है, तो अभिकर्मक में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है द्विविस्थापन अभिक्रिया के, तो आप ऐसे एग्जाम्पल 1-2 देते रहेंगे। अब जरा इसी में एक अवक्षेपण की अभिक्रिया भी हम लोग समझ लेते हैं। अभिक्रिया क्या होती है, इसी में समझ लेते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया वो होती है जब कोई चीज अवक्षेप के रूप में किसी अभिक्रिया में कोई अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप मतलब होता है जब आप अभिक्रिया करते हैं तो परख नली में देखते हैं कि कुछ नीचे बैठने लगता है, बैठने इन द सेंस कुछ सॉलिड फॉर्म में बचा रहता है ठोस अवस्था में, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। तो देखिए बेरियम सल्फेट जो है वो सॉलिड है, मतलब कि ये ठोस अवस्था में है, यानी कि ये अवक्षेप बना लेगा। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपीय अभिक्रिया। ये थोड़ी सी बात हो गई किसकी? जो है कि विस्थापन अभिक्रिया की। अब आगे कल की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या? अपचय, उपचय किसे कहते हैं, अपचय किसे कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं, कृत ग्रंथिता किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये सब चीजें कल हम समझेंगे। और तब तक आप क्या कीजिए कि इन सबको नोट्स एज अ नोट्स तैयार करते रहिए। और जो क्वेश्चन है आपके, अगर आपको समझ में कुछ नहीं आता है या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगी और उसको और भी अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगी। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करिएगा। हम इसी तरह आपके सामने आते रहेंगे नए टॉपिक के साथ। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी हमारे नए वीडियो आते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक